हेलो एंड वेलकम ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहनवाज खान और आज के वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 को कवर किया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बताई हैं, जैसे वोल्टेज, करेंट, पावर और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और हम आपको ये बता दें कि इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर और जॉब वगैरह से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, SD टेक्निकल क्लासेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? ठीक है, तो ओम्स लॉ जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आपको इसके फॉर्मूले दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रोफेसर जॉर्ज साइमन। ठीक है, ये जर्मन भौतिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। और इन्होंने सन 1827 ईस्वी में एक नियम बनाया। उस नियम का अनुसार ये है कि अगर किसी भी पदार्थ में उसकी भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट रखी जाए, यानी कि उसके टेम्परेचर वगैरह में कोई चेंजेस ना किया जाए, तो जो वोल्टेज होता है, मतलब कि दो सिरों के बीच में विभवांतर होता है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग R कहते हैं। जो कांस्टेंट आ जाता है उसको हम लोग R कहते हैं। तो यहाँ से जो फार्मूला होता है V बराबर IR, जो मेन फार्मूला होता है V बराबर IR होता है। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो सिंबल है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो यहाँ से I की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर V बराबर IR फार्मूला लिखा हुआ है, और अगर I को कैलकुलेट करना है तो R बराबर V अपर I हो जाएगा और I बराबर V बटे में R हो जाएगा। इसमें एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि दो यहाँ पर क्वांटिटी है, तो इनमें से किन्हीं तीन क्वांटिटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनमें से किन्हीं दो क्वांटिटी के वैल्यू आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और तीसरी क्वांटिटी के वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं R। प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या होता है ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वैसा पदार्थ जो आवेश का या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का अपोज करता हो, मतलब कि करंट का प्रवाह होने में उसका विरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो एक ये सिंपल सर्किट है, इसमें वोल्टेज लगा हुआ है और ये करंट है I, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। एक सिंपल सर्किट है, और यहाँ पर अगर ये तीन क्वांटिटी है, इन तीन क्वांटिटी में से किसी दो वैल्यू दे देगा और तीसरी क्वांटिटी पूछ लेगा, तो आप फार्मूला लगाकर V बराबर IR फार्मूला को यूज़ करके क्वांटिटी को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर R की वैल्यू निकालना हो तो V बाई I हो जाएगा, और अगर I की वैल्यू निकालना हो तो V बाई R हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स में ये ITI के एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2017 में आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये है कि एक रेजिस्टेंस, एक सिंपल सर्किट है, उसमें 100 ओम का रेजिस्टेंस है और जो करंट फ्लो हो रहा उसके बारे में पूछ रहा, और सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सर्किट आपके सामने बना रहे हैं हम। ये एक सिंपल सर्किट है, इसमें आपको वोल्टेज की वैल्यू दिया हुआ है, वोल्टेज की वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट, और यहाँ पर करंट की वैल्यू पूछ रहा। I बराबर आपको बताने हैं कितना हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 100 ओम, रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 100 ओम, और यहाँ पर I की वैल्यू बताना है। तो इस फॉर्मूला को लगाकर I बराबर V बटे में R, और वोल्टेज की वैल्यू 220 है और करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ पर 2.2 एम्पियर आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 80 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 80 ओम। ठीक है, और करंट की वैल्यू भी दिया हुआ है 0.75 एम्पियर, करंट की वैल्यू दिया हुआ है
0.75 एम्पियर। तो इस सर्किट में आपको क्या करना है, इस सर्किट में आपको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस सर्किट में क्या करना है, वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 80 ओम, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 80 ओम और यहाँ पर करंट की वैल्यू दिया हुआ है 0.75 एम्पियर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लैंप है और उसमें से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो I बराबर हमारा क्या हो जाता है फॉर्मूला V/I, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा I × R, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग I की वैल्यू रख देंगे 0.75 एम्पियर और R की वैल्यू रख देंगे 80 ओम। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज जो आ जाएगा वो आपका 60 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से आप वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध को निकालने का एक नियम होता है, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो भी हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन द 4 फैक्टर। देखिए, यहाँ पर 4 फैक्टर आगे आपको बताया जाएगा और जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी पदार्थ का, वो रेजिस्टेंस होता है वो 4 बातों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी बात होते हैं, पहला जो होता है आपका लंबाई पर उसके निर्भर करेगा, मतलब कोई भी चालक है उसके लंबाई पर, जैसे लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कोई चालक है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि मोटाई पर भी डिपेंड करता है कि उसकी मोटाई बढ़ाएंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो वैल्यू कम होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और एक एक करके फैक्टर्स सारे देखते हैं। तो ये हमारा पहला फैक्टर है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब किसी चालक का जो लंबाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो है किसी चालक का वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी चालक का अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कोई चालक है 2 मीटर का है और उसकी लंबाई 4 मीटर करते हैं। 2 ओम का कोई चालक है, 2 ओम का कोई चालक है और उसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है। अगर उसकी लंबाई 4 मीटर करते हैं तो उसी तरीके से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। या अगर उसका हम लोग लंबाई को कम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ग्रेटर इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। उसी तरीके से स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सिमिलरली स्मॉलर इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस कंडक्टर की लंबाई कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला है R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और हम लोग आगे इन इक्वेशंस को ऐड करके इसका लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो सेकेंड लॉ है और सेकेंड लॉ जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो किसी चालक की मोटाई कितनी है, ये मोटाई हो गया, तो मोटाई किसी चालक की कितनी है, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कि अगर कोई कंडक्टर है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया मोटाई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो उसके इन्वर्सली होता है, मतलब कि उल्टा होता है। यहाँ पर जैसे कि कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस की किसी चालक की मोटाई को बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी और किसी चालक की मोटाई को घटाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस। मतलब कि कोई रेजिस्टेंस है, कोई चालक है उसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा और उसी तरीके से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको बस ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ये R जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, ठीक है। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन, पहला इक्वेशन था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और दूसरा इक्वेशन था R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मर्ज करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है इसको हम लोग जब ये हटता है तो
बराबर आता है और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट जिसको हम लोग रो बोलते हैं। ये कांस्टेंट इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको हम लोग रो बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये रो, RH O, ठीक है, RH O होता है रो, ठीक है। इट इज़ अ कांस्टेंट एंड नोन एज रेजिस्टिविटी। ये एक कांस्टेंट है और इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं और जो इसका यूनिट होता है वो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, उसमें रो की वैल्यू आपको दिया रहेगा, एल की वैल्यू दिया रहेगा या ए की वैल्यू भी दिया रहेगा। इन तीनों वैल्यू मतलब 4 क्वांटिटी है, इनमें से किसी 3 का वैल्यू दिया रहेगा और आपको चौथी क्वांटिटी के वैल्यू पूछेगा जिसको आपको बताने होंगे। देखिए मैंने बताया ना 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो अभी तक तो 2 फैक्टर पे हम लोग डिस्कस कर लिए। कौन कौन से फैक्टर था? पहला लेंथ का फैक्टर था, लंबाई जैसे जैसे बढ़ाएंगे किसी चालक का उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सेम दूसरा फैक्टर था, अगर किसी चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो 2 फैक्टर पे अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए। तीसरा जो फैक्टर है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर, have two wire having the same gauge but different material will be different gauge, different resistor। मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, मतलब कि सेम लेंथ हो, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, मतलब अलग, लेकिन अलग अलग अगर अब उसका मटेरियल है, जैसे एक वायर है वो सेम लेंथ का है और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का है बट वो कॉपर का बना हुआ है, और दूसरा जो वायर है वो भी सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया और सेम लेंथ का है और वो एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो दोनों की जो रेजिस्टेंस होगी वो अलग अलग होगा। मतलब कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है। डिफरेंट मटेरियल होगा तो आपको डिफरेंट रेजिस्टेंस उसका मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा फैक्टर हो गया। नेक्स्ट आपका चौथा फैक्टर जो है वो फोर्थ लॉ जो है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं कोई मेटेलिक कंडक्टर है और उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज, अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस को हम लोग अगर इंक्रीज करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ये 4 लॉ थे और चारों लॉ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो ये आपका फार्मूला है, वो आपका फार्मूला है। फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, R बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा R बराबर रो एल बाई ए, और यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा डेराइव करते हैं। तो अगर ए बराबर की इधर आता है, इसको इधर लाते हैं तो A इंटू आर बराबर रो एल हो जाएगा। तो रो बराबर हो जाएगा A इंटू आर बाई एल। यहाँ से अगर इसका यूनिट लिखते हैं तो एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है और जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो ओम होता है, और यहाँ से जो लेंथ का यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो यहाँ से मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आपका रो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उसका जो यूनिट है वो ओम मीटर होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, या मीटर ओम बोलिए या ओम मीटर बोलिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ओम मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी का यूनिट कोई बात करें तो जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, और कैसे होता है वो आपको सामने डेरिवेशन करके मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि किसी चालक के 1 इकाई लंबे और 1 वर्ग इकाई क्रॉस सेक्शनल एरिया के माध्य से रेजिस्टेंस को प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई चालक है, उसमें उसकी जो लंबाई 1 इकाई लंबा है और उसका 1 वर्ग इकाई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है।
तो अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के बारे में डिस्कस किया, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस का संयोजन। जैसे मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, इसको जोड़ने के कितने तरीके हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करना है, एक दूसरे में ऐड करना है। तो इनको जोड़ने के अभी 3 तरीके हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मेन है वो 3 तरीके हैं। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। सीरीज और पैरेलल ज़्यादातर मेनली यूज़ होता है, लेकिन तीसरा जो है वो मिक्स्ड है, उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का मिक्सचर रहता है, उसको हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस कैन बी ज्वाइंट ईच अदर बाय 2 वेज, 2 तरीके से। पहला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, 2 प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं और उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और इस तरीके से रेजिस्टेंस को सीरीज में हम लोग ऐड करते हैं, इस तरीके से रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं। तो इसके एडवांटेज के बारे में बात करें और कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। इफ़ डिफरेंट रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट विथ ईच अदर सच दैट देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब कि अगर 2 रेजिस्टेंस इस तरीके, 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस, जरूरी नहीं कि 2 ही रेजिस्टेंस हो, 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस इस वे में जुड़े हों कि उसमें करंट फ्लो होने का रास्ता एक ही हो, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट का जो पाथ हो वो एक ही हो, दूसरा कोई रास्ता ना हो, उसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, उसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका मेन जो एडवांटेज है या बोले तो इसमें पहचानने का जो तरीका है, तो इसमें करंट फ्लो होने का एक ही रास्ता होता है। और दूसरा जो पॉइंट है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच कंडक्टर या ईच रजिस्टर इज कांस्टेंट, मतलब कि अगर कोई सर्किट है उसमें एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और तीनों में जो सीरीज सर्किट है और तीनों में जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा। यहाँ पर अगर 2 एम्पियर है तो इस रजिस्टर में भी 2 ही एम्पियर होगा, इसमें भी 2 ही एम्पियर फ्लो होगा और इसमें भी 2 ही एम्पियर फ्लो होगा। ये सीरीज सर्किट का मेन फंडा होता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज कांस्टेंट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट जो आपका तीसरा पॉइंट है, अभी हम लोग करंट की बात कर रहे थे, करंट जो होता है वो सेम होता है, और नेक्स्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, मतलब कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज ही तो होता है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 20 वोल्ट दिए हुए हैं तो यहाँ पर कुछ अलग वोल्टेज होगा, R2 में कुछ अलग वोल्टेज होगा, R3 में कुछ अलग वोल्टेज होगा। वो डिपेंड करेगा किस पे, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे, कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी वोल्टेज बन रही, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सीरीज सर्किट होता है उसमें वोल्टेज सभी जगह डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, एक ही नहीं होता है। लेकिन उसको में टोटल वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए V बराबर सबको हम लोग ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो हमारा टोटल वोल्टेज निकल जाता है। मतलब कि जो इनपुट वोल्टेज होता है वो आउटपुट वोल्टेज की बराबर होता है, एडिशन के बराबर होता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि करंट जो होता है वो सीरीज सर्किट में सभी जगह सेम होता है और वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज सर्किट में, सबको हमको ऐड कर देना होता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे R इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो जैसे उसको ऐड करते जाएंगे Rn तक, मतलब कि जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हों आपको सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है, आपको टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल सर्किट है, जैसे मान लेते हैं इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है और यहाँ पर 7 ओम है, और पूछ रहा इस सर्किट में कुल प्रतिरोध की वैल्यू बताइए। तो क्या करना है, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सभी को ऐड कर देते हैं और सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगा 15 ओम आपको वैल्यू मिल जाएगा आपको ऐड करने पर। आप ऐड करके खुद से देख सकते हैं,
यहाँ पर 6 2 8 8 और 7 15 ओम आपको मिल जा रहा है यहाँ पर वैल्यू। तो इस तरीके से आपके ITI में एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, समानांतर क्रम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, समानांतर क्रम संयोजन। और इसमें क्या होता है, ठीक सीरीज़ का अपोजिट होता है। जैसे कि सीरीज सर्किट में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सभी जगह करंट की वैल्यू सेम होती है। पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल सर्किट में सभी जगह वोल्टेज की वैल्यू सेम नहीं होती है, सभी जगह अलग अलग होती है। सॉरी, पैरेलल सर्किट में जो अपना करंट की वैल्यू है वो सभी जगह अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। करंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता था, करंट की वैल्यू सभी जगह बराबर होती थी। सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सभी जगह बराबर होती थी। लेकिन यहाँ पर पैरेलल सर्किट है और आप देख सकते हैं, इफ़ देयर आर, यहाँ आप देखिए, इफ़ देयर आर मोर देन वन पाथ, मतलब एक से ज़्यादा पाथ हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इन द सर्किट of the combination of resistance is called parallel combination. If there are more than one path for the flow of current in a circuit, then the combination of resistance is called parallel combination. मतलब कि करंट फ्लो होने का एक से ज़्यादा रास्ता अगर है जिस सर्किट में, उसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका करंट की वैल्यूज की बात कर ले, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज़ डिफरेंट, मतलब सभी रेजिस्टेंस में करंट की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज कांस्टेंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है वो जितना यहाँ पर रहेगा, जैसे 24 वोल्ट मान लेते हैं, और यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई है, तो R1 में भी 24 वोल्ट रहेगा, R2 में भी 24 वोल्ट और R3 में भी 24 वोल्ट ही होगा। मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सभी जगह बराबर होता है, अलग अलग नहीं होता है। लेकिन जो करंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर करंट है I, तो इधर I1, I2 और I3 ये अलग अलग जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 एम्पियर जा रहा, अब कितना जाएगा वो वैल्यू डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। जितना ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा उस हिसाब से आपको करंट पता चलेगा। और कैसे, जिस सर्किट में या जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उस सर्किट में करंट की वैल्यू कम जाएगा, और जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहाँ पर करंट ज़्यादा जाएगा। और यहाँ पर टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज ऑलवेज लेस देन आइदर ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्लूड इन द सर्किट। जैसे कि मान लेते हैं, ये कहना ये चाहता है इसमें कि अगर आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है जितने भी वैल्यू का, और टोटल वैल्यू निकालेंगे तो जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उनमें से सबसे कम वैल्यू आएगी। जैसे मान लेते हैं पहला रेजिस्टेंस 3 ओम का है, दूसरा 6 ओम का है, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 9 ओम का है। तो जो आपकी वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगी वो 3 ओम से लेस आएगी, कम ही रहेगा, 3 ओम से ज़्यादा नहीं होगा। जो आपकी वैल्यू रहेगी, ध्यान से सुनिए, जो आपकी वैल्यू होगी वो सबसे छोटा वाला जो वैल्यू है उससे भी कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो इसका फॉर्मूला है, जैसे 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, तो टोटल फार्मूला निकालने के लिए R1/RT या R इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट जितने आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 1/Rn तक उसको ऐड कर लेते हैं, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगा। मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, 1/R टोटल निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट करके 1/Rn तक आप करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो अपना है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और इसमें जो करंट और वोल्टेज होता है वो मिक्स्ड है। तो जाहिर सी बात है कि जो सीरीज है उसमें करंट सेम होगा, लेकिन जो पैरेलल है उसमें करंट की वैल्यू सेम नहीं होगी। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि इसमें पैरेलल का भी कुछ पार्टिकल्स रहेगा और सीरीज का भी पार्टिकल्स रहेगा। जैसे ये पैरेलल है और इसी में ये सीरीज है, ठीक है। तो इसमें पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सीरीज को सॉल्व करते हैं। और पैरेलल को में अगर 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक सिंपल से शॉर्ट फार्मूला है। यहाँ पर मान लेते हैं R2 और R3 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं, और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हो तो ही ये वैल्यू को, ये फार्मूला को लगाना है। तो क्या करना है, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है, R2 इंटू R3, और बटे में डिवाइड कर देना है इसको दोनों को जोड़कर, R2 प्लस R3।
इसको इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये सर्किट पूरा सॉल्व हो जाएगी और इसमें आर टी के वैल्यू आ गया। अब इस आर टी को R1 से हम ऐड कर देंगे तो आपका सीरीज़ बन जाएगा और उस हिसाब से आपकी इस सर्किट का टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इस सर्किट में टोटल करंट कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के बारे में बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो पदार्थ होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत सारे तरह के मटेरियल्स होता है, कंडक्टर मटेरियल्स होता है, इंसुलेटर होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।